हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इस बुक में जो मैं आपको अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें समझिए आप। एक तो देखिए, मैं पूरी जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी टॉपिक्स अभी मुझे इस बुक के करवाने हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो मैं एक साथ इसलिए नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी वजह से फ़ोन को मैं एक बार में इतनी देर तक नहीं पकड़ सकती हूँ। मुझे कई बार बीच में वीडियोस को पोस्ट करना पड़ता है। एंड द थिंग इज़ कि कंप्लीट करवाने की बात तो आज का दिन और कल का दिन मैक्स टू मैक्स मैं लूँगी, जिसमें मैं आपका जितना भी मेरे पास इसका मटेरियल अवेलेबल है मैं इसको कंप्लीट करवा दूँगी। और कल के बाद में आप इस सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि उसके अलावा फिर मुझे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करवाना है। एंड इसके बाद में वैसे तो देखिए, मैंने इसकी बुक पूरी कंप्लीट करवा दी है, कुछ भी बुक में छोड़ा नहीं है। तो आप बुक्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पैटर्न से इंपॉर्टेंट है या एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर दिए हैं इस वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। और अभी ये 2 दिन में भी मैं आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगी। प्लस जो आपकी एक यूनिट थी जो रह गई थी, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड मेंटलिस्ट यूनिट 2, उसको भी मैं आपको कल तक मैक्स टू मैक्स टाइम बता रही हूँ कि कल तक का मैं टाइम लूँगी और कल तक मैं आपका ये सब कुछ अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद में ये होगा कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो जो यूनिट 2 है आपकी स्ट्रक्चरलिस्ट और मेंटलिस्ट, उसी का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको उसमें बुक के अकॉर्डिंग दिखा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। एंड बस और तो यही कि आप सब अपने लिखने की प्रैक्टिस करिए। और अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रही हूँ जिसमें मैं आपको ना राइटिंग टिप्स दे दूँ कि आप किस तरीके से लिखेंगे। वैसे तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन एक और वीडियो का मैं सोच रही हूँ जो अगर मुझे इन सबसे टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द सोसेरियंस प्रिंसिपल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन देम। देखिए, जब मैंने ये यूनिट समझाने का ट्राई किया था उस टाइम पे भी मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी डाउट था। अभी भी सेम चीज़ है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब आपको ना इनके कुछ प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो ये एक लिंग्विस्टिक है, थिंकर है, जिनका नाम आपको इस बुक में दे रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड आपकी जो यूनिट 2 है ना उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं, प्लस आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, प्लस जो भी मैंने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च किया इस यूनिट से रिलेटेड तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसलिए ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। इनका नाम था फेर्डिनांड डी सेस्योर। ओके, तो ये एक स्विस के लिंग्विस्टिक थे। जब भी आपके पास में कोई भी थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई भी लिंग्विस्टिक का ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है और उनके प्रिंसिपल लॉज या उनसे रिलेटेड किसी पे व्यूज़ मांगे जाते हैं, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग हमेशा आपकी 19 के नाम से होनी चाहिए। जो उनका नाम है उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं और वो थिंकर के बारे में आप जितने मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स लिख सकते हैं उतना आपको आंसर से रिलेट करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत सारी थ्योरीज़ है तो वो सब आप एक ही आंसर में दे देंगे। जो आपके आंसर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो वो सारी थ्योरीज़ और उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो सब आपको लिखने होते हैं। वो एक साइंटिस्ट या जो थिंकर होते हैं उनका इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद में आप क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ये जो है फेर्डिनांड डी सेस्योर, तो ये फेर्डिनांड डी सेस्योर ये कौन थे? ये एक स्विस लिंग्विस्टिक थे। ओके, और इसके अलावा इन्होंने एक बुक दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और इनका बहुत ज़्यादा जो लिंग्विस्टिक्स है ना लैंग्वेज बेसिस में 20th सेंचुरी में इनका बहुत बड़ा फाउंडेशन था, बहुत इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। इसके अलावा इनकी एक बुक है, बुक का नाम है कॉज डी लिंग्विस्ट जर्नल। अब ये जो बुक है इन्होंने लिखी थी, इनके अकॉर्डिंग लिखी गई थी, इनके मतलब इन्होंने पूरी नहीं लिखी थी, इनको ध्यान में रखते हुए इस बुक को पब्लिश किया गया था। लेकिन हाँ, जब ये इनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे ये, तब उस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई थी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी बुक की जो पब्लिशन हुई थी वो हुई थी पोस्टह्यूमसली, मीन्स कि उनकी डेथ के बाद इन 1916। तो 1916 में हुई थी और जो बुक है वो पब्लिश हुई थी 1916 में और ये इनकी डेथ हुई थी 1930 में। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1857 से और 1913 तक का है। सॉरी, आज थोड़ा सा दिक्कत कर रही हूँ मैं। देखिए, जो इनका
बर्थ है ना वो है 1857 से 1913 और 1913 में इनकी डेथ हो गई थी। उनके डेथ के बाद में 1916 में इनकी ये बुक जो हुई थी वो पब्लिश हुई थी। इसके अलावा ये जो बुक थी ये किस चीज़ का कंपाइलेशन था, जो इन्होंने जेनेवा में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इन्होंने लेक्चर्स दिए थे 1991 से 1996 तक, तो उसका पूरा कंपाइलेशन था। बेसिकली जो भी रिसर्च इनकी रिसर्चेस थी, डॉक्यूमेंट रिसर्चेस थी, आइडियाज़ थे, और जो लैंग्वेज ऑफ नेचर को एनालाइज किया था इन्होंने जिस भी अकॉर्डिंग, तो ये सब चीज़ें इसमें बुक में इन्होंने बताई थी। इसके अलावा ये जो बुक थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। एक एसेंशियल टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बन गया था लिटरेरी कैनन ऑफ लिंग्विस्टिक्स में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप इनकी बुक से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड लिख सकते हैं। जब आप इतना इनका इंट्रो दे देंगे तो उसके बाद में आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट स्टार्ट होगा जिसमें आपको इनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को लिखना है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो कई बार आपके पास कंपाइलेशन फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स ये आपके पास सेपरेट में भी आएंगे। जब मैं आपको इसकी यूनिट 2 करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, चेक योर प्रोग्रेस में दे रखे हैं कि आपको इनको ना अलग से डिफाइन करना है। जैसे लैंग्वेज और पैरोल को आपको डिफाइन करना है, या पैराडिगम या और सिंटेगमेटिक इनको आपको अलग से डिफाइन करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आएंगी। देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी टफ है, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है या मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। बट अपनी तरफ से तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। नाउ जो फर्स्ट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं। हर एक में ना यहाँ पे 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इनके बीच का डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। तो पहली चीज़ तो जो लैंग्वेज है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज़ पैरोल। अब जब बात करते हैं लैंग्वेज तो इसका मतलब यहाँ पे साइंस है, रूल्स है, पैटर्न्स, इन सब चीज़ों को जब यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल ग्रुप जो होता है कम्युनिकेशन पर्पज़ पे जब इन चीज़ों का यूज़ करता है तो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। और पैरोल का मतलब होता है जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी या रीजन टू रीजन क्या करती है, वेरी करती है। इसके अलावा इसमें जो होता है ना पैरोल में, ये बेसिकली जो लैंग्वेज होती है उसका अटरेंस होता है, मीन्स की रिपीटेशन जैसे ही होता है, इस तरीके की चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। वहीं अगर जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की बात करें, जो लैंग्वेज बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, वो इन्हीं 2 वजह से पॉसिबल हो पाता है। और अगर ये दोनों वर्ड्स जो हैं लैंग्वेज और पैरोल, अगर ये इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअल बेसिस पे वर्क करते हैं तो भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ में ध्यान में रखना है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो लैंग्वेज में आप साइन, रूल्स और पैटर्न्स का यूज़ करेंगे और पैरोल में वेरिएशंस आती हैं, प्लस इसका जो मेन मीनिंग होता है वो होता है अटरेंस ऑफ लैंग्वेज। अब ये चीज़ हो गई आपके पास में। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक लैंग्वेज में ना एक वर्ड को एक ही तरीके से बोलते हैं। जैसे कि जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें पानी को ना नीर बोला जाता है यूजुअली, या जल बोला जाता है। जैसे कि जितने भी आपके महाभारत या जो ऐसे ट्रेडिशनल बेसिस पे सीरियल्स बने उनमें आप सब में देखेंगे पानी तो कोई नहीं बोलता, जल, नीर ऐसी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो उस सिचुएशन में देखिए पानी पानी ही होता है, वहीं पर आप पानी को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी लैंग्वेज और पैरोल में, जहाँ पे उसका बेसिक मीनिंग तो यही हो गया, लेकिन उसको आपने डिफरेंट तरीके से बनाया। लेकिन जैसे जैसे वर्ड्स ज़्यादातर प्रोनाउंस होते गए तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन मिलता गया कि हाँ इसी वर्ड से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग को प्रोनाउंस किया जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट या थिंग को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है पैराडिगम और सिंटेगमेटिक इस वर्ड को कहते हैं। तो पैराडिगम और सिंटेगम तो क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने आपको ना एग्जांपल दे रखा है, तो इसको पहले एक बार समझाती हूँ। सिंटेगमेटिक में क्या होता है, जो रिलेशन होता है ना बिटवीन द वर्ड्स, जब या तो वर्ड को बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, तो उस टाइम पे उनके जो डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। एज आई सेड कि जब आप स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, तो उस टाइम पे ना ज़्यादातर रूल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि आपकी एक फ्लुएंसी होती है। लेकिन रिटर्न बेसिस पे आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इवन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस भी जो आते हैं ना वो लैंग्वेज बेसिस पे आते हैं, तो उसमें आपकी ग्रामर को स्पेशली चेक किया जाता है। तो यही चीज़ है, जो सिंटेगमेटिक रिलेशन है ना वो वर्ड्स के बीच में होता है, या तो वर्ड को बोला जा रहा है या फिर वर्ड को लिखा जा रहा है। इसके अलावा जो सिंटेगमेटिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे वर्ड इन द सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल होल, और या फिर जो पूरी तरीके से उसका वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट बनता है। मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ।
यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। ये क्या है, सिंटेगमेटिक है। काउ जम्प्ड ओवर द मून, देखिए ये प्रैक्टिकल बेसिस पे बिल्कुल भी पॉसिबल वाली बात नहीं है। वैसे लिखा हुआ है, आपको सेंटेंस पे फोकस करना है, मीनिंग पे नहीं जाना और ज़्यादा जज्बाती नहीं होना इस सेंटेंस को लेके। काउ जम्प्ड ओवर द मून एंड सेकेंड वन इज नेहा ड्रिंक जूस अ लॉट फॉर कीपिंग हर बॉडी हेल्थी। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक सिंगल सेंटेंस दे रखा है जिसमें आपने जो वर्ड्स है ना वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेकेंड में आपने क्या किया, जो काउ है ना उसको रिप्लेस कर दिया फिश से। पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ और जो जंप करने वाला है ना उसमें चेंजेस आए। तो क्या है, सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है। तो जब ऐसे आप वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं ना तो उसे हम पैराडिग्मेटिक कहते हैं। और जो आपने ऐसे सेंटेंस को क्रिएट किया जिसमें आप एक मीनिंग के साथ में कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली जो वर्ड्स हैं या फिर जो भी आपने अल्फ़ाबेट्स को चूज़ किया है, तो जो वर्ड्स हैं ना वो सब्स्टिट्यूट करें एक दूसरे के साथ में, और उसके सब्स्टिट्यूशन से ना वर्ड का जो मीनिंग है या जो सेंटेंस है उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पैराडिग्मेटिक। यहाँ पे एक सेंटेंस था, नेहा ड्रिंक्स जूस अ लॉट फॉर कीपिंग हर बॉडी हेल्थी। बेसिकली यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बात करी गई है कि जूस पीने से जो बॉडी है वो हेल्थी रहती है, तो यहाँ बात ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड में देखिए, ये जो जूस वर्ड है ना इसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो जूस और वाटर को आपने रिप्लेस किया, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहा। चाहे आप पानी पीते हैं तो भी आपकी बॉडी को वो हेल्दी रखता है, क्योंकि आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स में सुना होगा, वैसे भी आपको पता होगा कि हमें मैक्स टू मैक्स पानी पीना चाहिए, बॉडी की इम्प्योरिटीज़ बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपने वर्ड्स को ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो वो चीज़ आती है आपकी पैराडिग्मेटिक में। और इसके अलावा हो गया ये सिंटेगमेटिक कहते हैं इसे। अब यहाँ पे दो और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे दैट गर्ल ईट्स एन एप्पल, दिस मैन ईट्स एन एप्पल। तो ईट्स एन एप्पल क्या है, कॉमन हो गया। यहाँ पे दैट गर्ल की बात करिए, उस लड़की की बात करी गई, और यहाँ पे दिस मैन इस आदमी की बात करी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अब नेक्स्ट करते हैं, नंबर थर्ड पे आता है सिनक्रोनी एंड डाइक्रोनी। बुक में इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, सिनक्रोमिक और डाइक्रोमिक। तो ये यहाँ पे आपको आई हटा के वाई हटा के आई सी लगा हुआ भी मिल सकता है, तो आपको इसको डिफाइन करना है। अब जो सोसेरियन थे, फेर्डिनांड थे, इन्होंने क्या चीज़ करी कि जो लैंग्वेज है ना उसके नेचर को एनालाइज करा उन्होंने दो डिफरेंट और अपोजिट पर्सपेक्टिव से, जो कि एक हो गया सिनक्रोमिक और सेकेंड वन इज डाइक्रोमिक। अगर सिनक्रोमिक की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो एग्जिस्टेंस हो रही है, लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करेगी वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करती है। और डाइक्रोनिक में जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है या जो स्टडी होती है वो बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करी जाती है। पॉइंट्स, अभी ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाती हूँ सिनक्रोमिक और डाइक्रोनिक का। सिनक्रोमिक का एग्जाम्पल ये हो गया, यू स्टडी द ओल्ड इंग्लिश इन इंग्लैंड। देखिए, जब आपने जो पुराने टाइम में कहीं पे भी आप रहते थे तो वहाँ पे आपने एक लैंग्वेज को सीखा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सिनक्रोमिक का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, जिस भी टाइम पीरियड में आप रह रहे थे, जो भी एरा था, तो वहाँ पे आपके पास में लिमिटेड सोर्स था लैंग्वेज को सीखने का या सेल करने का, ट्रेडिंग करने का। तो आपके पास में एक लिमिटेड सोर्स था, उसे हम कहते हैं सिनक्रोमिक। इसके अलावा डाइक्रोनिक की बात अगर हम करें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इवेल्युएशन कैसे हुआ, स्पेनिश कहाँ से आई, फ्रेंच कहाँ से इवेल्युएट हुई, तो कौन कौन से वर्ड से या कौन सी लैंग्वेज से किसको इवेल्युएट किया। तो जब आप हिस्ट्री से ऐसे चीज़ों को रिलेट करते हैं तो वो आपका डाइक्रोनिक में आता है। और जो भी आप करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके बेसिस पे पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब फोकस करते हैं तो वो चीज़ आपका सिनक्रोमिक में आता है। आपके पास में एग्जाम्पल आप किसी भी लैंग्वेज का दे सकते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक लिमिटेड थी, उसी लैंग्वेज का यूज़ करके उन्हीं तरीकों से आप चीज़ों को समझते थे, तो वो सिनक्रोमिक में आता है। जब आप किसी चीज़ के इवेल्युएशन पे बात करते हैं कि मॉडर्न क्या है, मेडिवल क्या है, और कितने चेंजेस आते आते अभी करंट वाली सिचुएशन चल गई, तो वो चीज़ आप डाइक्रोनिक में दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है आर्बिट्रीनेस ऑफ साइन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगे, एक होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ये क्वेश्चन का ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आर्बिट्रीनेस ऑफ साइन पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स सिग्निफायर और सिग्निफाइड को 2 मार्क्स की डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से इसको डिफाइन करना आना चाहिए। और प्लस जो लॉन्ग आंसर में मैंने आपको दिया उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको
आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन। तो बेसिकली जो साइंस होते हैं ना वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर, जितने भी साइंस होते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो आपके थिंकर हैं फेडिनॉन, इन्होंने ये चीज़ पे बिलीव करा और ये चीज़ इन्होंने समझाई कि जो साइंस होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से तब समझा जा सकता है जब हम उसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड वर्ड को समझे। सिग्निफायर क्या होता है और सिग्निफाइड वर्ड क्या होता है, पहले इसको मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद में आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिग्निफायर का मतलब होता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या वर्ड है या इमेज है या फिर एक्शन है, मीन्स कि जो मेन करता होता है ना उसे हम सिग्निफायर कहते हैं। और सिग्निफाइड का मतलब होता है जो उसके पीछे का कंसेप्ट होता है, जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल है कैट। कैट क्या है? एक मेन वर्ड है, मेन ऑब्जेक्ट है या एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो कैट क्या हो गया? सिग्निफायर, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर करें कि आप किसकी बात करें, कैट की बात करें। वहीं अगर आप बोलते हैं स्मॉल मैमल विद अ 4 लेग्स, अब ये स्टेटमेंट है कि एक छोटा मैमल, मैमल क्या होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और आप उनको फीड करते हैं, तो ये क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। अब जो स्मॉल मैमल विद 4 लेग्स, अब 4 लेग्स के साथ तो बहुत सारे स्मॉल मैमल्स हो सकते हैं, बहुत ही सारे मैमल्स हो सकते हैं। ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं, लेकिन हमारे 2 लेग्स होते हैं, इसलिए हम तो इसमें नहीं आ सकते। यहाँ 4 लेग्स की बात करिए तो यहाँ पे हो सकता है डॉग की बात करी गई हो सकता है काऊ की बात करी गई हो सकता है मूस की बात करी गई हो सकता है डियर की बात करी गई हो। तो 4 लेग्स में तो बहुत सारे आते हैं ना, तो ये क्या हो गया? सिग्निफाइड हो गया। अब 4 लेग्स के साथ साथ जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे 4 लेग्स में आते हैं, लेकिन यहाँ 4 लेग्स के साथ में डिफाइन क्या किया गया? मैमल। तो अब इसमें भी आपके पास में बहुत सारी वेराइटी आ जाती है, लेकिन जब आपने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे एक सिंपल कैट को बाहर निकाला तो वो चीज़ हो गई आपके पास में सिग्निफायर। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझा पाई हूँ। सिग्निफायर का मतलब हो गया जब आपके पास में मेन ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, एक चीज़ दे रखी होती है, और जब आप उसी चीज़ को किसी और बात से रिप्रेजेंट करते हैं या उस चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, वो चीज़ आती है आपके सिग्निफायर में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कैट आपके पास में सिग्निफायर है, वैसे ही जो मियाऊ वर्ड है, मियाऊ है, डॉग का भौ भौ होता है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको पता है, आप उसके साउंड से समझ जाते हैं कि ये किसका साउंड है, ये किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। हिज साउंड देखा है, पता है स्नेक का है। तो ये चीज़ें जब आप ऐसे साउंड्स पे लेके क्लैरिफाई होते हैं ना, तो आपको पता है वो क्या चीज़ हो जाएगी? सिग्निफायर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे इसका सिग्निफाइड बताना हो, जैसे मैंने साउंड लिया मियाऊ, जो कि किसका साउंड है? कैट का साउंड है, मियाऊ। ओके, अगर मैंने इसको लिखा तो ये क्या हो गया? सिग्निफायर हो गया। वहीं अगर मुझे इसका सिग्निफाइड वे चाहिए तो कैसा होगा? एक तो स्मॉल मैमल तो है ही है कैट, प्लस 4 लेग्स भी हैं, लेकिन जो साउंड बनाता है मियाऊ। तो अब जब मैंने ये चीज़ बताई ना कि साउंड मियाऊ होना चाहिए, मैमल है प्लस 4 लेग्स है, तो आपको ऑटोमेटिकली कैट स्ट्राइक कर जाएगा। तो जो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दी ना कि अ स्मॉल मैमल विद अ 4 लेग्स विच मेक द साउंड मियाऊ, तो वो चीज़ क्या हो गई? सिग्निफाइड। और जब आपने उसका नाम दे दिया कि वो मियाऊ जो साउंड है वो किसका है? कैट का है, तो ये चीज़ आ गई आपके सिग्निफायर में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो। इसके अलावा जो इन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड में ये दिया था, रिलेशन दिया था आर्बिट्रेरीनेस के बेसिस पे। तो बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कोई लॉजिकल यहाँ पे कोई भी ना लॉजिकल और इंटर्नसिक रिलेशनशिप नहीं होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। जैसे कि अब जो कैट है ना, उसके साथ में कोई लॉजिकल नहीं है कि, क्योंकि उसमें ना कैट के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में इवन कई बार रिपीट करी है कि कैट हो, कोई एनिमल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई थिंग हो, उसका हर एक लैंग्वेज के बेसिस पे ना अलग अलग नाम होता है। भले ही आप उस चीज़ को यूज़ सब सेम करते हो, चीज़ दिखने में सेम हो, लेकिन हो सकता है उसका जो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है ना वो अलग तरीके से हो। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि वेडनेसडे वर्ड है। वेडनेसडे वर्ड क्या होता है? बुधवार होता है। अब बोलने को इसको लोग वेडनेसडे भी बोलते हैं, बुधवार भी बोलते हैं, और जो हिंदी में जो लैंग्वेज होती है, जो मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो डेज ऑफ वीक होते हैं ना, उस तरीके से भी बोला जाता है, जैसे पंडित वगैरह यूज़ करते हैं। प्लस कुछ लोग इसको वेंसडे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है, लेकिन उसको 4 से 5 अलग अलग तरीक़ों में प्रोनाउंस किया गया है। अब वेडनेसडे को वेंसडे या बुधवार बोलने से उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाता, उसका नंबर डेज ऑफ वीक में चेंज नहीं हो जाता, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। लेकिन जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है ना, वो लैंग्वेज को डिफाइन करता है कि वो लैंग्वेज कहाँ से बिलोंग करती है। तो यही चीज़ आपको बता रखा है कि जो कैट है ना, उसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि वो कैट को डिफाइन करने के लिए यही वर्ड का यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे जो वेरियस लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ पे कैट को आप अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ें आपके पास में समझाते हैं। या फिर सिग्निफायर को आप एक और चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं
सकते हैं कि जिसको जो एक वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट हो गया उसको कंप्लीट करने के लिए आप और किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्लियर हो गया होगा। तो सिग्निफायर क्या हो गया, कैट हो गया। सिग्निफाइड उसकी एक्सप्लेनेशन की एक वो मैमल है जिसके 4 लेग्स हैं। अब आर्बिट्रीनेस के में क्या होता है, जो साइन मीन्स होता है, यहाँ पे कोई लॉजिकल और इंटर्नसिक रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर क्या हो गया, साउंड पैटर्न हो गया जिससे आपने उसको प्रोनाउंस किया, और सिग्निफाइड क्या होता है, कंसेप्ट होता है जिस उसके पीछे जो कंसेप्ट लाई करता है। हो नाउ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसके 4 पार्ट से जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल कम्युनिकेशन। वैसे तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि जो एनिमल का कम्युनिकेशन तरीका होता है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो किस तरीके से एनिमल्स की कम्युनिकेशन से डिफरेंट है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को टोटल 7 पार्ट्स में 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। मेन हेडिंग्स पे ज़रूरी है आपका फोकस करना क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है। जब आपको मेन हेडिंग्स क्लियर होंगी तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे। नाउ यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दे रखा है, ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। इसमें जो आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ना, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी के सारे पार्ट्स बहुत इजी हैं। ड्यूअलिटी ऑफ इन पैटर्निंग का क्या मतलब होता है, एक बेसिकली ये एबिलिटी होती है जहाँ पे जितने भी स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि एक बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग बन जाए, जैसे कि फ्रेज या फिर क्लॉजेस को बना दिया जाए, तो इसे हम ड्यूअलिटी कहते हैं। अब इसको मैं एक और चीज़ से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास बहुत सारे ना डिस्टिंक्ट साउंड्स होते हैं जिसे हम फोनेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, बी, डी, ऐसे जो कुछ साउंड्स होते हैं, अब इनमें जो डिफरेंस है ना, आप कैसे बता सकते हैं, जैसे वर्ड लिखा, पैड लिखा, बैड लिखा, बैट लिखा, तो ऐसे जब वर्ड्स आप लिखते हैं ना तो वो साउंड को काफ़ी हद तक सेपरेट बताते हैं। तो ये चीज़ आती है आपके फोनेम्स में। इसमें बेसिकली कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है पी, बी, डी का। और आपको पता है इंग्लिश में ना टोटल आपके पास में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका जो साउंड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो एबिलिटी है ना ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही है, और जो ह्यूमंस ही है ना वही इस साउंड को स्ट्रिंग कर सकते हैं। एनिमल्स में ये चीज़ नहीं हो सकती। ह्यूमंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होते हैं इन वर्ड से या मीनिंग से साउंड्स को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जो प्राइमरी डिफरेंस होता है ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर में, तो जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसमें फिक्स नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं जिसको हम फोनेम्स कहते हैं। और जब इन फोनेम्स को आप एक साथ कंबाइन करते हैं जिससे क्या बनता है, मॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन का मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको चेंज नहीं किया जाता। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इसको समझाया था। जैसे मैंने वर्ड लिया लव, तो यहाँ पे जो लव है ना ये पूरा अपने आप में कंप्लीट। आप यहाँ पे ई वर्ड हटा देते हैं या वर्ड में कुछ अल्फ़ाबेट्स को कम करते हैं तो उसका वो एक मीनिंगलेस और कंसेप्टलेस टॉपिक बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फिन कहते हैं। तो ये चीज़ एनिमल्स में पॉसिबल नहीं होती है। बेसिकली जो लैंग्वेज होती है ना उसमें जिस 2 लेवल्स पे जाना होता है वो एनिमल्स में कम्युनिकेशन के में पॉसिबल नहीं होती है, जो कि ह्यूमंस में ही पॉसिबल है, क्योंकि वो वर्ड से ही बिगर फ्रेजेस बना सकते हैं और फ्रेजेस से फिर वो क्लॉज और इस तरीके से चीज़ें वो बना सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आता है क्रिएटिविटी। देखिए ये जो ड्यूअलिटी है ना, इसके मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 3 टोप्स या फिर 3 पोट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, ये एक अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर होता है क्रिएटिविटी। इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें बहुत सारे लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप नए एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेंटेंस नए तरीके से बना सकते हैं। मानिए आपके पास में ना 4 वर्ड्स हैं, उन्हीं 4 वर्ड्स को जिसको हम जंबल सेंटेंसेज में कहते हैं, तो उसको आपको अलग अलग सेंटेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग तरीके से आप उस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होता है, ह्यूमंस के पास में होता है। हम उसको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं फोनेम्स को, मॉर्फिन्स को, जिसकी वजह से एक नए तरीके का फ्रेज बन जाए, कुछ नए आइडियाज़ को हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो क्या है, ओपन एंडेड है।
ओपन एंडेड। अब ये चीज़ ना मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ वीडियोस में, आप इस यूनिट की देख लेना। और जो एनिमल कम्युनिकेशन है ना, वो क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब हो गया जहाँ पे आपके पास में एक लिमिटेड चीज़ें हैं, बोलने के लिए भी ज़्यादा नहीं है और कुछ एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उनके पास बेसिकली खाना पीना ही होता है, जिसके वजह यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एक तो स्लो प्रोसेसर होते हैं। स्लो प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते। मेन चीज़ उनकी डिमांड होती है खाना, और समर्स और विंटर्स में उनको केयर मिल जाए। इसके अलावा उनकी ज़्यादा चीज़ों में डिमांड नहीं होती। लेकिन वहीं पे जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है, क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं। इसलिए हम लोग किस में आते हैं, ओपन एंडेड लैंग्वेज में आते हैं, जिसका बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी वर्ड हो गया। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस आप लेंगे, मतलब ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना 7 पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप एनिमल और ह्यूमन की लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं वो नए सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे आप अपने एग्जाम में अगर आपको चीटिंग करनी है तो आपका कुछ अलग तरीका होगा कम्युनिकेट करने का। अगर आपको नॉर्मल फ्रेंड से बात करें तो आपका एक अलग तरीका होगा कम्युनिकेट का। अगर आप अपने बॉस से, फैमिली से बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन में आपके अलग तरीके होंगे। तो ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी में आती है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं ना, या जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, उसमें हम उन चीज़ों की भी बात कर सकते हैं जो कि अभी हो नहीं रही हैं, या फिर जो पहले हो चुकी हैं। आप उन चीज़ों में भी बात कर सकते हैं, मतलब कि पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात कर सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, अगर मानो दुनिया ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो ये चीज़ों पे आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ ह्यूमंस में पॉसिबल है। ये पोर्शन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। वो उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं जो करंट में सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसमें अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ सकती है, आपकी फैमिली है तो उसके लिए भी आपको कुछ सिक्योरिटीज़ करनी होती हैं, तो आप पहले से ही सेविंग्स वगैरह करके चलते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो स्टिमुली होती है, स्टिमुली का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करना, तो वो एनिमल्स में उसी टाइम पर होता है। जैसे कि अगर उनको गर्मी लग रही है तो वो उसी टाइम पर रिएक्ट करेंगे। ह्यूमन्स की तरह नहीं कि गर्मी का टाइम है तो पहले से ही हमको AC अरेंज करना है, विंटर्स में जो समर की चीज़ें होती हैं उनमें डिस्काउंट होता है तो पहले से आपने परचेज कर लिया। वो ऐसा नहीं करते। इवन अगर समर्स का टाइम चल रहा है तो एनिमल्स ऐसा नहीं है कि पहले से ही कोई ठंडी प्लेस ढूंढ के बैठ जाएंगे। अगर उनको उस टाइम पे गर्मी लगती है तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। या फिर उन्हें भूख लग रही है तो ऐसा नहीं है कि भूख लग रही है तो पहले से ही वो खाना स्टोर करके रखते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट जो ह्यूमंस में हो सकती है कि वो जो चीज़ हो रही है वो, और जो चीज़ नहीं भी हो रही है उन चीज़ों को भी रिलेट करके सोच सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। अगर डेंजर सामने है तो वो तभी एनिमल्स रिएक्ट करते हैं, पहले से उनको रिएक्शन का नहीं पता होता। प्लस जो डिस्प्लेसमेंट होती है एनिमल्स में काफ़ी एक स्लो प्रोसेस है। वो जल्दी से किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद में वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कई बार आपने सिचुएशन देखी होगी कि जो एनिमल्स है ना, अगर पानी में बैठे हुए तो बैठे रहेंगे, अगर उनको उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा तब तक वो हटते नहीं हैं। तो यही चीज़ें आपको इसमें बता रखा है। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो रियल और इमेजिनरी सिचुएशन दोनों पे बात कर सकते हैं, प्लेस पे बात कर सकते हैं, जो है भी जो नहीं भी, ऑब्जेक्ट जो यहाँ एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हर चीज़ के ऊपर बात करी जा सकती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ही जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, उस अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट दे रखा है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है एबल टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू वे समथिंग वर्क्स। अब देखिए, जो इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मानिए दो इंसान हैं, दो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें एक को एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली में ना 5 मेंबर्स हैं, तो उनकी फैमिली में जितने भी काम होते हैं ना, उन सबका एक काम डिवाइड होता है कि मदर है तो यूजुअली किचन में मिलेगी, फादर है तो ऑफिस वर्क कर रहे होंगे, बच्चे हैं तो वो अपना स्टडीज़ में लगे होंगे। तो इस तरीके से क्या है, उनका ना एक वर्क डिवाइड हो गया। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि एक मदर जो हाउस वाइफ है वो आपको जॉब करते हुए भी मिल सकती है। तो ये चीज़ें क्या है कि एक का काम किसी दूसरे ने कर दिया और उसकी वजह से जो वर्क है उसके भी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। मानिए आपको 2 पेजेस के क्वेश्चंस लिखने हैं और आपके पास में टाइम नहीं है, तो आपने वही काम किसी और दूसरे ह्यूमन बीइंग को दे दिया, चाहे वो गर्ल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, किसी भी आपने दूसरे इंसान को दे दिया। तो इससे क्या हो गया, आपका काम होना चाहिए। तो मेन फोकस किस पे था, आपका काम हो गया। तो आपके वर्क के ऊपर डिफरेंस नहीं आया, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, सेक्स कोई भी हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ा।
तो ये चीज़ आती है आपकी इंटरचेंजेबिलिटी में। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अब जैसे देखिए जो काऊ होती है या जो फीमेल्स होती हैं, जैसे काऊ हो गई या डॉग बिच या फिर जो बफेलो होती हैं, तो ये क्या है, इनका जो काम होता है तो वही काम वो खुद ही करते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा एनिमल उनकी जगह पे वो काम कर दे। अब इसके अलावा जैसे जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें जो काम होता है जैसे कि नेक्टर पे डांस करना होता है, परफॉर्म जो करती है, तो वो जो वर्कर बी होती है वो फीमेल होती है, वही वो चीज़ करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रखे हैं। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब हो गया ह्यूमंस में अपना काम वो एक दूसरे से करवा लेते हैं, जिसके ऊपर वर्क के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता, वर्क के ऊपर कोई कमी नहीं आती। लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, कल्चर ट्रांसमिशन। कल्चर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना उससे कल्चर भी ट्रांसमिट होता है, प्लस उसको सिखाया भी जाता है। जैसे कि हम बोलकर अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, दिखाते हैं। जैसे कहीं पे दिवाली को काफ़ी हद तक अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम भी ना देखते हैं कि टीवी में सेलिब्रिटीज़ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी उनकी कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो कल्चर ट्रांसमिशन में क्या होता है, बोलकर। अब जैसे दिवाली पे मिठाई बांटी जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, तो ये चीज़ बोलकर ही तो ट्रांसफ़र हुई। कोई चीज़ आपने देखी, कोई चीज़ आपने पढ़ी, तभी तो ये चीज़ों का ट्रांसमिशन होता है। तो ये चीज़ ह्यूमंस में हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप की कल्चर्स को ले सकते हैं, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कहीं जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अलावा भी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। लेकिन एनिमल्स के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अनएबल होते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ ट्रांसमिट नहीं होती बायोलॉजिकली। तो जो उनके पास बायोलॉजिकल लैंग्वेज आते हैं उसी से वो आगे कंटिन्यू करते हैं, अलग से उनको कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस ना वो सीख सकते हैं। ये चीज़ हो गई कल्चर ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट आता है आर्बिट्रीनेस। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना वो क्या होती है, एक सिंबॉलिक सिस्टम होता है जिसमें हम साइन और वर्ड्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों में कनेक्शन के लिए, चाहे वो सिग्निफायर हो चाहे वो सिग्निफाइड हो। ये वर्ड मैंने आपको अभी पीछे समझाया। सिग्निफायर का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कैट, तो ये क्या हो गई आपके पास में सिग्निफायर हो गई। और अगर मैं बोलती हूँ एक मियाऊ साउंड है कैट का, तो वो भी क्या है, सिग्निफायर है। तो जो चीज़ आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वहीं पर अगर आप बोलते हैं कि एक 4 लेग्स वाला मैमल है, 4 लेग्स मैमल है, तो 4 लेग्स का एक स्मॉल मैमल है, तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है, इसमें डियर भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, काउ भी हो सकती है। तो ये चीज़ किस में आती है, सिग्निफाइड में। तो सिग्निफाइड बेसिकली ये चीज़ हो गई कि जहाँ पे आपके पास में कंसेप्ट की बात करते हैं, और सिग्निफायर का मतलब जो मेन चीज़ होती है जिसकी बात करी जा रही है, एक्शन वर्ड होता है, उसे हम आर्बिट्रीनेस में ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली आर्बिट्रीनेस में एक चीज़ होती है सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफाइड। जब भी आपके पास में कंसेप्ट आता है आर्बिट्रीनेस या आर्बिट्री वर्ड, तो आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बेसिस पे इसको डिफाइन करना है। कभी भी इसको अलग से डिफाइन मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक आप इसको समझा नहीं पाएंगे। अब जो आर्बिट्रीनेस होती है, इसमें वर्बल और रिटन दोनों ही चीज़ें फोकस करती हैं। यहीं पे जो एनिमल कम्युनिकेशन होती है वो चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। बेसिकली जो इनके आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ही प्रिजर्व्ड होते हैं और ज़्यादा चीज़ें इनको ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली जो है ना कि आपका बॉडी डिफरेंस होता है। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है ना, उसमें हमारे पास वोकल कोड्स होते हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ साउंड्स और लार्ज नंबर ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आज जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं हम इन वोकल कोड्स की हेल्प से उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं। लेकिन जो एनिमल और बर्ड्स होते हैं ना, उनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो इतने सारे साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था हाउ इज़ ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चरलिस्ट और मेंटलिस्ट इसकी यूनिट 2 कंप्लीट करवाऊंगी, और इसके अलावा 1 या 2 वीडियोस और मैं अपलोड करूंगी जिसमें इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस मेरे पास मटेरियल अभी अवेलेबल है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और मोस्ट प्रॉबली मैं इसको कल तक डेफिनेटली कंप्लीट करवा दूंगी। और आप सब पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ज़्यादा टाइम अभी एग्जाम्स में नहीं है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप इतना कर सकते हैं कि जो मेन हेडिंग्स होती हैं उस पर पहले फोकस करें, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि आंसर्स में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।